Hello, friends. Good afternoon, everyone, and हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू. आई होप कि आप लोग सब इस न्यू ईयर को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे. सबका अपना अपना नया नया रिजोल्यूशन होगा, है ना. एंड आई एम हियर फॉर यू, ताकि मैंने भी इस न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करूं एंड आप लोगों को जेआरएफ अटेंड करने में हेल्प करूं. सो आई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी हैविंग देयर रिजोल्यूशन कि उन्हें इस साल एनी हाउ जेआरएफ अटेंड करना है. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोगों का जेआरएफ अटेंड हो, है ना. जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो वो भी, एंड जिसका 2-3 अटेम्प्ट होने वाला हो, लास्ट अटेम्प्ट हो, वो भी, उनको भी जेआरएफ अच्छे से मिले. सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू एंड योर फैमिली ऑल्सो. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ जैनिज़्म, है ना. हमारा आज का टॉपिक क्या है? जैनिज़्म है. हम जैनिज़्म को कंटिन्यू करेंगे. एंड सिंस फ्रेंड जैनिज़्म बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए मैं स्लोली चलूँगी. एंड आप लोगों को आज मैं कोशिश करूँगी एपिस्टेमोलॉजी के पूरे पार्ट को एक्सप्लेन कर दूँ. और अगर पूरा पार्ट एपिस्टेमोलॉजी का एक्सप्लेन नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स को एक साथ करेंगे. एंड फिर एक्जियोलॉजी और उसके साथ जो एम्स ऑफ एजुकेशन है उसको एक साथ करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा डेप्थ पढ़ाऊँगी जैनिज़्म को, ताकि आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं. और आराम से, इतना भी डेप्थ नहीं जाऊँगी कि फ़िलासफ़ी ही लगने लगे, नहीं, एजुकेशन के थ्रू ही चलूँगी. बस थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूँगी, जो कि एज यूजुअल मैं अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट में करते आई हूँ. एंड आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आज न्यू ईयर है तो प्लीज़ जब मैं ये कंटेंट को स्टार्ट करूँ तब तक जो भी बच्चे देख रहे हो एक बार मिनी करके वीडियो को लाइक करो एंड तब वीडियो को आगे कंटिन्यू करो. सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो हमारा आज का वीडियो क्या है? इंडियन फिलॉसफी यूनिट 1 जैनिज़्म, जहाँ टारगेट जेआरएफ बैच हमारा पेपर 2 एजुकेशन 2021 में हम ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं, यानी हमारे पास अब कम टाइम बचा है. ओके. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात करें, सांख्या, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जिसमें से हम लोगों ने यहाँ तक कर रखा है. आज जैनिज़्म को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो जैनिज़्म के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. जैनिज़्म के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक सबसे ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन वर्ल्ड है हमारे लिए. ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, किसी और फिलॉसफी के थ्रू नहीं आया, ये खुद का अपना ब्रांच है. ओके. जहाँ पे शांति, अहिंसा, सत्य, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. ठीक है. और ये फिलोसफिकल सिस्टम के साथ साथ ये एक इंडियन रिलीजन भी है. अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म, अगर हम जैनिज़्म के गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है कि हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए सभी के साथ, जिसका टर्म है, जिसको हिंदी में अगर बोले तो स्लोगन क्या है? मिट्टी में सर्वभूतेषु. ठीक है. ये एक स्लोगन है, हिंदी में भी है कि यह दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्मों में से एक है. यह स्वतंत्र है और किसी भी धर्म की शाखा या सूट नहीं है. विशेष रूप से और विश्व में भारतीय दर्शन के लिए इसका योगदान किस चीज़ में है? नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथ, सत्य और शांतिपूर्ण यानी पीसफुल से रिलेटेड व्यूज़ और इम्पोर्टेंस है. ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल सिस्टम है और साथ ही साथ एक इंडियन रिलीजन भी है. अगर हम वर्ड जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म कहाँ से आया है? जैनिज़्म जो वर्ड आया है वो जिन्ना से आया है, जो कि डिराइव होता है फ्रॉम वर्ड जिना. ठीक है. द एटिमोलॉजिकल मीनिंग, यानी अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, जो जिना है, इसका मतलब क्या है? कंक्वेरर. कंक्वेरर कहाँ, किस चीज़ों को कंक्वेर किया है? तो कंक्वेर किया है, किस चीज़ों को कंक्वेर किया है? तो कंक्वेर किया है ये जो भी हमारे अटैचमेंट है, जो भी हमारा द्वेष है, जो भी हमारा रैग है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठाया और मोक्ष को प्राप्त करने में हेल्प किया है ना. यानी कि, और वो कौन थे? वो 24 तीर्थंकर थे, 24 टीचर्स जिसको बोला गया है जैनिज़्म में तीर्थंकरास, है ना. तीर्थंकरास वो थे. और वो लोग कैसे ये मोक्ष को अटेन कर पाए? जब वो कॉन्क्वेर किए. किस चीज़ पे विजय प्राप्त किए? जो चीज़ पे, जिन चीज़ों से हमें अटैचमेंट है, राग है, द्वेष है, उन चीज़ों पे. ठीक है. तो ये है हमारा. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
तो जो 24 तीर्थंकारा में सबसे पहले तीर्थंकारा थे वो कौन थे? वो ऋषभ देवा थे। और जो लास्ट वाले थे वो कौन थे? वर्धमान थे, जिनको महावीरा भी कहा जाता है या ग्रेट हीरोज के नाम से भी जाना जाता है। और ये महावीरा जो थे वो किसके सक्सेसर थे? तो वो पार्श्वनाथ के सक्सेसर थे। ओके, पार्श्वनाथ के सक्सेसर थे, सॉरी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म टू इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअल एंड फिलोसफी इज़ रियली इमेंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इमेंस है ना। जो जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन है बहुत सराहनीय है, ठीक है। ये एक रिलीजन ऑफ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? एक्शन, कंडक्ट, किसी चीज़ को करना, है ना। ये टर्म हम लोग टीचर एजुकेशन में भी देखेंगे, प्रैक्टिस। जब मैं टीचर एजुकेशन को कंसेप्ट लेके आऊँगी तो यहाँ भी है। यानी जैनिज्म हमारे किस चीज़ की बात, कंडक्ट की बात करता है, एक्शन की बात करता है, डैन ऑफ फेथ, सिर्फ फेथ की बात नहीं करता है। जैनिज्म जो है एक सार्मनिक रिलीजन है। कौन सा रिलीजन है? सार्मनिक रिलीजन है। ओके, जैनिज्म एक सार्मनिक रिलीजन है। ओके, और ये सरमना का मतलब क्या है? एसेटिक और मैन। एसेटिक मतलब बहुत पवित्र, और मॉन्क जो है उसकी बात करता है, ठीक है। ये एसेटिसिज्म है यानी पवित्र है, माइस्टिसिज्म है यानी मिस्ट्रीज रिलेटेड है, मेडिटेशन की बात करता है, कंटेम्पलेशन है, साइलेंस, शांतिपूर्वक, प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यूज, कुछ वर्च्यूज की प्रैक्टिस की बात करता है, जैसे कि नॉन वायलेंस, रिनंसिएशन, सेलिबेसी, सेल्फ कंट्रोल, इन सब की बात करता है। यानी ये सब इसके लिए क्या है? ट्रेडिशन है। अगर हम इंट्रोडक्शन में और आगे बात करें तो जैनिज्म जो है वो क्या है? पर्सनल एफर्ट पे स्ट्रेस करता है, खुद मेहनत करना है ना, प्रैक्टिस करना है, ना कि थियोरेटिकली चीज़ों को मानना है और उस पर काम करना नहीं। खुद किसी चीज़ को पर्सनली एफर्ट करके प्रैक्टिस करना है। ये उन्हीं चीज़ों की वैलिडिटी की बात भी करते हैं जहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस हो, ना कि टेक्सचुअल अथॉरिटी हो, ना कि कहीं कुछ लिखा हुआ है और उस लॉजिकल आर्गूमेंट है, उन सब चीज़ों पे, ठीक है। जैन जो है वो ये व्यू होल्ड करते हैं कि जैन रिलीजन इज एटर्नल एंड हैज़ बीन रिवील्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। जैन रिलीजन क्या? वो इटर्नल है, फॉरएवर है, और बार बार क्या होता है? सामने आता है। किसके थ्रू? इन सक्सीडिंग पीरियड्स ऑफ द वर्ल्ड बाय इननमरेबल तीर्थंकारास, ठीक है। जो इननमरेबल तीर्थंकारास हैं, बहुत सारे जो तीर्थंकारास हैं, उनके द्वारा बार बार जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को सामने लाया जाता है, ठीक है। तीर्थंकारास जो है वो कैसे बनते हैं? जब ये मोक्ष के टाइम, अपने मृत्यु के समय ये मोक्ष को अटेन करते हैं, और एज अ रिजल्ट, और ये कैसे अटेन करते हैं? अपने खुद के पर्सनल एफर्ट्स से, और दे आर रिगार्डेड एज गॉड्स एंड आर वर्शिप बाय जैन्स। और इसीलिए इन्हें, चूंकि जैनिज्म गॉड को नहीं मानता, और इसीलिए इसको क्या गॉड की तरह इन तीर्थंकारास को ही गॉड मानते हैं ये, और इनकी वर्शिप करते हैं। जैन बिलीव दैट इट इज ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द टीचिंग ऑफ द ओमनीसिएंट लिबरेटेड सेंट, ठीक है। ये बिलीव है किसका? ओमनीसिएंट लिबरेटेड सेंट्स का, दैट वी कैन हैव रियल नॉलेज अबाउट सर्टेन स्पिरिचुअल। हमें क्या मिले? रियल नॉलेज मिल सके, आध्यात्मिक वास्तविक ज्ञान हो सके मामलों में, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं। उन्होंने, यानी जो तीर्थंकारास थे, वो व्यक्तिगत प्रयास और अभ्यास पर जोर दिया, है ना। कंडक्ट और एक्शन, प्रैक्टिस और एक्शन पे जोर दिया, ना कि किस पे? सैद्धांतिक थियोरेटिकल बातों पे नहीं। और उनकी वैधता का प्रमाण, यानी जो वैलिडिटी का प्रूफ है, वो व्यक्तिगत अनुभव यानी पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा गया, ना कि पाठकीय प्राधिकरण, ना ही जो हम लोग थियोरेटिकल ऑथोरिटीज़ है या लॉजिकल आर्गूमेंट है, तार्किक तर्क है, लॉजिकल आर्गूमेंट है, इन सब चीज़ों पे नहीं। ये जैनिज्म है, इनका मानना है कि जो जैन धर्म है वो क्या है? शाश्वत है, एटर्नल है, और असंख्य यानी बहुत सारे जो तीर्थंकारा है, इन नंबरेबल ऑफ तीर्थंकाराज हैं, 24 टीचर्स हैं, उनके द्वारा दुनिया के सफल काल में, है ना, गुड टाइम में या अगेन एंड अगेन रिन्यू किया गया, बार बार प्रकट किया गया, सामने लाया गया जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को। और यह माना जाता है कि सभी तीर्थंकार, जो भी तीर्थंकार हैं, वो अपने पर्सनल एफर्ट से, व्यक्तिगत कोशिश के परिणाम स्वरूप मृत्यु के समय, जब डेथ होने के होता है, उस समय मोक्ष में पहुँचते हैं, मोक्ष की ओर जाते हैं, और उन्हें भगवान माना जाता है, और जैनियों द्वारा उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। जैनों का मानना है कि ये सर्वज्ञ मुक्ति संति जीन या तीर्थंकारों की शिक्षाओं के अधिकार पर है, कि हमें कुछ अत्यधिक मामलों के बारे में वास्तविक ज्ञान हो सके, हमें कुछ ऐसा आध्यात्मिक जो मामला है, स्पिरिचुअल जो मैटर, उनके बारे में वास्तविक ज्ञान हो सके। द टीचिंग्स एंड लाइफ ऑफ द सेंस शो द पॉसिबिलिटी एंड पाथ टू अटेन लिबरेशन। जो टीचिंग्स है या सेंस का जो लाइफ है वो क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है, ताकि हम लिबरेशन अटेन कर सकें। जो 23rd तीर्थंकारा है, यानी इमीडिएट प्रीडिसेसर है महावीरा के, वो कौन है? पार्श्वनाथ है। प्रीडिसेसर मतलब पहले, और सक्सेसर मतलब बाद। तो अगर हम बोले पार्श्वनाथ के सक्सेसर कौन थे, तो महावीरा। और अगर क्वेश्चन आए कि
महावीरा के प्रेडिसेसर कौन थे? तो पार्श्वनाथ, ठीक है। एंड ही प्रीच द डॉक्ट्राइन ऑफ लव एंड अहिंसा, और उन्होंने लव और अहिंसा के डॉक्ट्राइन को, फिलॉसफी को प्रीच किया, यानी उपदेश दिया, ठीक है। और वो क्या था? सबसे पहला, हमें किसी के लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना, और इसीलिए वो मास्क लगा के रहते थे, है ना, ताकि एक कीड़ा भी उनके मुंह में न जाए। नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना। नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना। नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी को अपना नहीं बनाना। अपारी ग्रह, यानी अपारी यानी मटेरियल, ग्रह यानी ग्रह नहीं करना। और वो ग्रेट सक्सेसर महावीरा जो थे, यानी पार्श्वनाथ के जो ग्रेट सक्सेसर महावीरा थे, उन्होंने ये पांचवा वो डाला, पांचवा प्रिंसिपल इसमें ऐड किया। वो क्या था? ब्रह्मचार्य यानी सेलिबेसी, ठीक है। ये हिंदी में है, ये स्लाइड को ऑलरेडी क्लियर कर गया। यहाँ पे क्या याद रखना है हमें? बस यहाँ ये याद रखना है कि महावीरा कौन थे, किसके सक्सेसर थे? पार्श्वनाथ के। और पार्श्वनाथ किसके प्रेडिसेसर थे? महावीरा के। महावीरा ने पार्श्वनाथ ने 4 वोज दिया, प्रिंसिपल दिया। वो कौन कौन से थे? अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, और 5वां किसने ऐड किया? महावीरा ने। वो क्या था? सेलिबेसी, ठीक है। तो यहाँ तक की स्लाइड्स में हमें बस इतना ध्यान रखना है। तीर्थंकारा जो टर्मिनोलॉजी है बस वो याद रखने का है। नेक्स्ट बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं जैनिज्म के एपिस्टेमोलॉजी के। जैसे हम लोगों ने बुद्धिज्म में की बिलीफ्स पढ़ा था, मैंने यहाँ क्या किया है, पहले आपको एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेटाफिजिक्स पढ़ा दूँगी। उसके अलावा और जो अलग अलग टर्म्स रिलेटेड जिससे क्वेश्चन आता है मैं उसको डील करूँगी, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी इसमें भी मोस्टली 3 से 4 वीडियोस डालूंगी। कोशिश करूँगी 3 वीडियोस में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती, ताकि आप लोग देख सको, है ना। तो अगर हम जैनिज्म में बात करें, नॉलेज क्या है? नॉलेज कंसीडर किया जाता है कि हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लिबरेशन कैसे अटेन कर सकते हैं। जैनिज्म का टोटली डिफरेंट व्यू है नॉलेज का। नॉलेज नॉट समथिंग टू बी ग्रास्प्ड। नॉलेज वो नहीं है जिसको हम धारण करें या जिसको हम पोजेस करें सोल के द्वारा, आत्मा के द्वारा, बल्कि वो खुद क्या है? एक सोल है, ठीक है। नॉलेज इज द इसेंस ऑफ सोल। नॉलेज क्या है? सोल का इसेंस है। द लिबरेटेड सोल अलोन नोज ऑल ऑब्जेक्ट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। कॉन्शियसनेस इज द इनसेपरेबल इसेंस ऑफ एवरी सोल विच इज एबल टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। जैनिज्म जो क्या प्रोपोगेट करते हैं? थ्योरी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो रेड से मैंने लिखा है कि जो जैनिज्म में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है? रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज के रिलेटिविटी और उसके जजमेंट्स का, ठीक है, जिसको आगे टर्म चल के हम लोग शायदवाद के नाम से जानेंगे। और साथ ही साथ जैनिज्म ने नॉलेज को 2 भाग में डिवाइड भी किया है। वो क्या? मीडिएट यानी परोक्ष, और इमीडिएट यानी अपरोक्ष, ठीक है। यानी ज्ञान आत्मा को पकड़ना और धारण करना कुछ नहीं है, बल्कि आत्मा की एक अवस्था है। ज्ञान आत्मा खुद का एक सार है, समरी है, इसेंस है, ठीक है। जैन धर्म में सबसे बड़ा फिलॉसफी क्या था? प्रसारित ज्ञान यानी रिलेटिविटी नॉलेज और जजमेंट। और दूसरा, ज्ञान को 2 भाग में बांटा गया। वो क्या था? मीडिएट यानी परोक्ष और इमीडिएट यानी अपरोक्ष। मीडिएट नॉलेज की बात करें फ्रेंड्स, तो मीडिएटर, जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं पहले। जैसे मान लेते हैं किसी की शादी है, ठीक है, और शादी में हम लोग क्या खुद ही पहुंच जाते हैं, वो आपके बारे में पता, आपकी लड़की को देखते कुंवारी घूम रही थी तो हम आगे रिश्ता लें, ऐसा तो नहीं होता। हमें कोई ना कोई मीडिएटर बताता करके कि हाँ भाई फलना की लड़की है, अभी शादी नहीं हुई है, आप वहाँ जाके बात कर सकते हैं, हमारे कास्ट की है, ये वो दिस दैट जो भी। तो हम एक मीडिएटर को लेकर आ रहे हैं, और वो मीडिएटर हमारे लिए क्या है? सेंस ऑर्गन है। क्यों? अगर हम बात करें वही ना, देख कर क्या आया तो बताया। तो उसी तरह से यहाँ भी मीडिएट नॉलेज का मतलब है कि हम लिबरेशन को अटेन करें, क्या? सोल को ये करें, सेंस ऑर्गन के थ्रू एक्वायर करें, अदर देन द सोल इटसेल्फ। ऑन द अदर हैंड इमीडिएट नॉलेज कौन सा है? जो सोल ऑब्टेन करे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन के इंटरवेंशन से नहीं होता है, यानी सेंस ऑर्गन को लाने की जरूरत नहीं पड़ता डायरेक्ट। जैसे कि लव मैरिज डायरेक्ट देख के किसी और को थोड़ी पकड़ के लाते, भैया बताना तो कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, जो देखे तो हमसे प्यार कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ी पूछते नहीं ना, खुद ब खुद हो जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ भी ये 2 नॉलेज है। मीडिएट हम किसी सेंस ऑर्गन के थ्रू करते हैं, और इमीडिएट जो डायरेक्ट होता है विदाउट एनी सेंस ऑर्गन, ठीक है। अब हम इमीडिएट नॉलेज 3 तरह का होता है, अवधि, मन प्राय और केवला। फ्रेंड्स नाम में ही सारा मतलब है। अवधि मतलब अवध, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए। मना पराया, याद करने का तरीका बता रहे हैं। मना पराया मतलब क्या है? मन और पराया यानी किसी के मन का, और पराया दूसरे के, पराया मतलब दूसरा और मन, पराये के मन के बारे में जानना, और केवला केवल सिर्फ अपने लिए। उसी तरह से इमीडिएट नॉलेज 2 भाग में बटा है, कौन कौन सा? मति और श्रुति, ठीक है।
जब हम लोग अवधि यानी क्लैरिवॉयंस की बात करेंगे तो वेन अ पर्सन इज पार्शियली फ्रीड, यानी जब पर्सन जो है, जो भी हमारे हम जो कार्मिक चेन से बंधे होते हैं, वी ऑल नो, हम लोग ऑलरेडी अभी तक जो भी फिलॉसफी पढ़े हैं उसमें देखते हैं कि हम किस में बंधे हैं, कार्मिक चेन में बंधे हैं। और हम लोग जिस कार्मिक चेन में बंधे होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उस कार्मिक चेन की बात करें तो कार्मिक चेन में क्या होता है, अक्वायर करते हैं पावर ऑफ नोइंग ऑब्जेक्ट विच हैव फॉर्म बट आर टू डिस्टेंस। एक सेकेंड फ्रेंड्स, जस्ट वेट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, सो वो क्या है हमारा जो है, नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकंड स्क्रीन लेके क्या आना है। हम कौन से चल रहे थे, यस वी वर हियर, ये हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अवधि यानी क्लैरिवॉयंट, यानी जब पर्सन पार्शियली फ्री हो जाता है अपने कर्मिक चेन से, है ना, तो हमें क्या होता है, हमारे अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट को जानने का, किसी वस्तु के जानने, जिसका फॉर्म है जो बहुत दूर है, जो बहुत छोटा सा है, उसको जानने के लिए ना हमारे अंदर पावर आने लगता है। जब हम अपने कार्मिक चेन से थोड़ा सा फ्री होने लगते हैं तो उस समय हमारे ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, जिसका कुछ फॉर्म है जो बहुत दूर है हमसे, जिसको हम देख नहीं सकते, जो बहुत छोटा सा माइन्यूट है, जिसको सेंस ऑर्गन्स के थ्रू नहीं देखा जा सकता, है ना, ऑब्जर्व किया जा सकता, उस ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हमारे अंदर एक पावर आ जाता है और उस पावर को हम लोग कहते हैं अवधि ज्ञान या क्लैरिवॉयंस, ठीक है, अंतर्दृष्टि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और ये क्या है, ये लिमिटेड है, थोड़े देर के लिए आता है, ठीक है, और इसीलिए इसको अवधि ज्ञान भी कहा जाता है। तो ये याद रखने का तरीका है फ्रेंड्स, याद रख सकते हैं हम लोग इसको ऐसे, क्या, क्योंकि ये लिमिटेड है, ओके, और अवधि ज्ञान है, ठीक है। तो बस यहाँ ये याद रखना है कि सच इमीडिएट नॉलेज ऐसा है जो माइन्यूट है, जिसको कि हम देख नहीं सकते, विच हैव फॉर्म्स, ठीक है, बहुत छोटा है, टू डिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मन प्राणायाम। मन प्राणायाम में क्या है, ऐसा नॉलेज जो मन के अंदर, मन मतलब मन और पराया मतलब दूसरा, यानी दूसरों के मन के बारे में जानते हैं। और ये हम कब जान सकते हैं, जब हमारे अंदर से नफरत, ईर्ष्या, ये सब खत्म हो जाए तो हमारे अंदर एक पावर आने लगता है जिसके थ्रू हम दूसरों के पास्ट प्रेजेंट के बारे में जान सकते हैं ना। और इसी नॉलेज को कहा जाता है मन प्राय नॉलेज। अगर आप पढ़ के देखते क्या बोल रहे हैं, मन प्राय डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द थॉट्स ऑफ अदर व्हेन अ पर्सन हैज ओवरकम हेट्रेड। जब कोई पर्सन अपनी नफरत, जेलसी इसको ओवरकम कर लेता है तो हमको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, डायरेक्ट हम दूसरे के मन के प्रेजेंट और पास्ट के बारे में जान सकते हैं। दिस नॉलेज को कॉल मन प्राय इंटरिंग अ माइंड, ठीक है फ्रेंड्स। इसको बहुत अच्छे से याद रखने का तरीका, अवधि के लिए तो मैंने क्या बोला है, छोटा एक छोटे अवधि के समय कहते हैं ना, बस थोड़े समय के लिए आया था, थोड़े अवधि का चीज़ था वो, तो समझ लो अवधि यानी थोड़ी देर के लिए वो शक्ति प्राप्त हुआ, हम किसी दूर की वस्तु को जिसको कि हम देख नहीं सकते उसको हम देखें और समझें, ठीक है। जैसे मन प्राणायाम में क्या था, मन प्राणायाम में क्या है, टेलीपैथी। मन प्राणायाम एक डायरेक्ट नॉलेज है थॉट्स ऑफ अदर है, यानी जब पर्सन ओवरकम कर लेता है अपने हेट्रेड को, जेलसी को, फाइन, ये सारा कुछ है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्या था हमारा कि मन प्राणायाम में दूसरे के मन के, जैसे एग्जाम्पल कोई लड़की गुजरती है हमारे बगल से, हम कहते हैं ना, अरे देखो ना हंस रही है वो हमको देख के, कोई लड़का गुजरता है देखो ना हंस रहा है वो हमको देख, जरूर उसके मन में कुछ है। हम पहले ही, अरे भाई हो सकता है हंस रहे, हम कार्टून दिख रहे हो सकता है उसको कुछ और याद आ गया, वो चुटकुला याद आ गया, अरे जरूरी है भाई, इतने हूर के पड़े थोड़े सबके सब नहीं ना। लेकिन हम सोचते हैं ना, हम क्या सोचने लगते हैं, हम उसके मन का बात जान नहीं, वो हंसी है इसका मतलब कुछ तो है उसके मन में, हम उसके मन, अरे ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। बट जैनिज्म बोलता है कि ऐसा हो सकता है कब, जब हम अपने मन के अंदर से नफरत, किसी के लिए ईर्ष्या, इन सब चीज़ों को हटा लें और लिबरेशन प्राप्त करने लगे धीरे धीरे, तो हम इस स्टेज पे आ सकते हैं, टेलीपैथी के स्टेज पे, मन प्राय के स्टेज में, जिसमें हम दूसरे के मन के बात को जान सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मन प्राय, हिंदी में भी लिखा है। अब आते केवला ओमनीशंस। केवला ओमनीशंस मतलब सर्वज्ञाता, सब कुछ जानने वाला, ठीक है। अब
यहाँ क्या होता है, हम लोग अवधि में क्या था, पार्शली थोड़ा सा कर्म से फ्री थे, लेकिन केवला में क्या हम सारे कर्मों से दूर हो छूट चुके हैं, छुटकारा पा चुके हैं, कर्म चेंज जो था उसे रिमूव हो चुका है। तो वहाँ पे एक एब्सोल्यूट नॉलेज अराइज होता है, सर्व ज्ञान अराइज होता है, सब कुछ जानने वाला। और ये क्या, अनलिमिटेड। वो क्या था, लिमिटेड था अवधि, और केवला क्या है, अनलिमिटेड है और एब्सोल्यूट नॉलेज है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों कैसे नॉलेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा सेंसरी, यानी सेंस ऑर्गन्स के अलावा जो हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, ये वो नॉलेज है। फाइन, तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इमीडिएट, इमीडिएट मतलब किसी का मीडिएशन नहीं चाहिए, कोई बीच में नहीं चाहिए, हम खुद ब खुद प्यार करेंगे, ज़रूरत नहीं है हमको किसी और को बीच में लेके आने का, है ना। और उसके अंदर कौन कौन सा था, अवधि, मन प्रया और केवला। सीक्वेंस में ही याद रखना है फ्रेंड्स। अवधि थोड़े समय के लिए आया, फिर मन प्रया, मन प्रया से हम दूसरे के मन का बात जान लें। जैसे चलो ऐसे देखो, बहुत अच्छे से याद समझाते हैं। अवधि, सामने से एक लड़की गुजरी, एक क्षण के लिए गुजरी, थोड़ी देर के लिए मेरे सामने नज़र के सामने से गुजरी, तो अवधि, थोड़ी देर अवधि। फिर मन पर है, जैसे गुजर रही थी तो हंसते हुए गई, तो मेरे मन में आगे करे वो जरूर का जरूर क्या है, हमको पसंद करती इसलिए वो हंस रही थी। अब थोड़ी देर के चले गए, अब आया केवला। केवला मतलब क्या है, यहाँ पे ये है कि अब ये सब वो इतनी दूर चली गई कि अब हमको इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। गई तो गई, अब हम सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, अब हम एक ऐसा नॉलेज ज्वाइन कर ले, सब कुछ जानते हैं, सर्व ज्ञान भी है, ये है वो है ना। तो ये हो गया अवधि, मन प्रया, केवला। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, इमीडिएट में ये तीनों है। अवधि के लिए एक और टर्म क्या यूज़ किया, क्लैरिवोयंस। मना प्रया के लिए क्या यूज़ किया, टेलीपैथी। और केवला के लिए क्या यूज़ किया, ओमनीसियंस। और फ्रेंड्स ये मत सोचो कि ये सब जो भी मैंने डाला ना, बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये एपिस्टेमोलॉजी। मैं इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी लेके आई हूँ। अवधि के लिए जो ये सेकंड टर्म है ना, ये आया हुआ है, आप देख लो 2018 या 17 या किसी ईयर में आया हुआ है, मुझे याद नहीं है, बट आया हुआ है। ठीक है, ये मना पढ़ाया भी आया हुआ है, केवला नहीं आया है शायद, बट आ सकता है, ये सब आया तो ये भी आ सकता है। नेक्स्ट डिफरेंट दूसरा नेम आया था, अवधि नहीं पूछा था, क्लैरिवोयंस लिख दिया था। ठीक है, तो ये है। बात करते हैं मति यानी सेंसस कॉग्निशन। ये क्या है, मति ज्ञाना। मति ज्ञाना है मतलब कहते हैं ना, मति मारा गया है क्या तुम्हारा, हाँ ऐसे बोल देते हैं ना, मतलब उसका बुद्धि, सेंस ऑर्गन दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, ये वो कह देते हैं ना किसी को, वही है। तो मति ज्ञान है, ये ऐसा नॉलेज है जो सेंसरी कॉम्प्रिहेंशन है, सेंस के थ्रू है। यहाँ सेंस ऑर्गन आता है, क्योंकि ये दोनों कौन सा नॉलेज है, मीडिएट नॉलेज है, इसेंशियल है हमारे कॉग्निशन के लिए, हमारे बुद्धि के लिए। ऑर्डिनरी अगर मति की बात करते हैं, ये क्या है, ये काइंड ऑफ नॉलेज है विच वी कैन ऑब्टेन थ्रू द सेंसेज और थ्रू मानस, जिसको सेंस और मानस के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और श्रुति जना क्या है, श्रुति जना वो नॉलेज है जो कि ऑब्टेन होता है अथॉरिटी से, किसी अथॉरिटी के थ्रू। दिस इज यूजुअली इंटरप्रिटेड एज नॉलेज ऑब्टेन व्हाट इज हर्ड, मतलब हम जो सुन रहे हैं, श्रुति सुनते हैं, है ना, वो नॉलेज है। ठीक है, जैसे कि इसको भी हम लोग लव और अरेंज से समझ लेते हैं। जैसे मति ज्ञान में जब हम कहते हैं ना घर वालों को, अम्मा मुझे लव मैरिज करना है, मुझे ये पसंद है, तो कहते हैं ना घर वाले, अरे तुम्हारा मति मारा गया है, तुमको जहाँ बोल रहे हैं वही करो, है ना। तो यहाँ बुद्धि, सेंस ऑर्गन्स, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इंटर कास्ट नहीं करना, ये नहीं करना, इस इतने सारे तामझाम, अरे भाई करना ही है करवा दो, है ना। लेकिन नहीं, मति मारा गया है बोल जरूर बोलेंगे, तो वही चीज़ यहाँ है, यानी माइंड, सेंस ऑर्गन्स, है ना, सेंसस कॉग्निशन, यहाँ वो बात करते हैं। और ये कैसा है, मीडिएट नॉलेज है। क्यों, क्योंकि जो घर वाले हैं वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि घर वाले को क्या है भाई शादी करना है, लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज, लेकिन घर वाले किस लिए लव मैरिज के लिए रेडी नहीं होते हैं, चार लोग क्या बोलेंगे, पता है वो फलना क्या बोलेंगे, तुम चली जाओगी तो वो क्या बोलेंगे, उन चार लोगों को हम क्या जवाब देंगे, इस चार लोग के कारण। ये चार लोग यहाँ क्या हो गए हमारे लिए, मीडिएटर हो गए, है ना, आगे कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो इसलिए ये कैसा नॉलेज है, मीडिएट नॉलेज है, मति मारा गया है, सेंसस कॉग्निशन, ये सब कीवर्ड्स है, कैसे ध्यान में रखना है, याद में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, बस नाम भी याद रखोगे ना, और जो मैं एग्जाम्पल दी तो वो भी याद रखोगे ना, बहुत बहुत एनफ है आपके लिए। ऑनेस्टली मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम में याद करके पूरा फिलॉसफी को याद किया, पूरा फिलॉसफी समझ लो, पूरा पेपर 2 और पेपर 1 दोनों ऐसे ही याद किया है। ठीक है, कहीं भी ऐसा लगे कि फालतू मैं एक्सप्लेन अच्छा नहीं करी या कुछ भी, आप प्लीज़ बता सकते हो मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी इफ़ यू फील कि ऐसा है तो। ओके, नेक्स्ट चलते श्रुति जना। अब श्रुति जना क्या है, ये बिल्कुल अरेंज मैरिज जैसा है, घर वाले बात जो बोल रहे हैं हम वो चुपचाप से सुन रहे हैं, उसी पे बिलीव कर रहे हैं। लड़की बहुत सुंदर है, हम लड़की को देखे हैं, लड़की क्या खाना बनाती है, लड़की के चलन चाल ढाल, लड़का का चाल ढाल सब बहुत अच्छा है भाई, एक ही दिन में क्या हमारे फैमिली देख लेते हैं, जो कि हम लव मैरिज में 5 साल में नहीं देख पाते, वो हमारे फैमिली एक दिन में देख के आ जाते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा है घर वाले, है ना। इसको तो ऐसे नॉलेज को क्या कहते हैं, श्रुति ज्ञान। और ये क्या है, मीडिएट नॉलेज। यहाँ पे मीडिएट कौन है, हमारे पेरेंट्स, और मति में मीडिएट कौन थे, हमारा सेंस ऑर्गन्स, और हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे माता पिता के लिए कौन थे, वो 4 लोग। ये तो मिल जाए जिस दिन अब मुझे, मैं तो एकदम क्या ही बताऊँ, है
है ना। तो यही है मति और श्रुति, जिसको मीडिएट नॉलेज कहते हैं, ठीक है। आई होप कि अब याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इमीडिएट नॉलेज कौन सा है? सबसे पहले लड़की गुजरी यानी अवधि ज्ञान, फिर लड़की गुजरी और हंसी, तो हमारे मन में बात आई कि वो जरूर हंसी है तो उसके मन में कुछ है, उसके मन के बारे में समझे, यानी मन अप्रया ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन अप्रया ज्ञान। फिर वो बहुत दूर चली गई, दिख नहीं रही है, यानी अब हमको कुछ नहीं है, यानी सारा नॉलेज हमको प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, फालतू था, हम गलत सोच रहे थे, तो वो क्या आ गया? केवल ज्ञान। और नहीं भी अगर मान लो ये समझना तो सीधा सीधा अवधि मन पर याद रखो तो एक लास्ट केवल ही ना बचा, तो केवल ज्ञान, ठीक है। और इमीडिएट नॉलेज में क्या है? दो नॉलेज है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति हमारे लव मैरिज से रिलेट करता है, चार लोग क्या बोलेंगे, मति मारा गया तुम्हारा, ये वो दिस दैट। और श्रुति ज्ञान क्या है? जो हम सुनते हैं उसी को मानते हैं, वही हमारे लिए नॉलेज होता है, वही हमारे लिए रियल नॉलेज है, सब कुछ श्रुति ज्ञान में, ठीक है। और ये श्रुति ज्ञान कहाँ से आता है? ऑथोरिटी, कोई ऑथर, कोई स्पोकन, जो ऑलरेडी क्या है, नॉलेज गेन्ड है जिनके पास, तो वो कौन है? हमारे माता ही पता है ना भाई। लड़की देख के आए, लड़का देख के आए, वो जो बोलेंगे वही सही है, लड़का बहुत अच्छा है, कमाता है, ये है वो है, एक ही दिन में सारा हिस्ट्री निकाल के आ जाते हैं। और हम तो भाई कोई लव मैरिज कर रहा है तो 5 साल से भी है तब भी उसको नहीं पता कि वो कैसा है ना। तो यही फ़र्क है मति और श्रुति में, ठीक है। ये हो गया इमीडिएट नॉलेज, ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया। अब बात करते, ये तो फ्रेंड्स हम लोग जो नॉलेज पढ़ रहे थे, एक चीज और देख लो, है ना। यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग यहाँ पढ़े थे जैनिज्म ने नॉलेज और को मेनली नॉलेज को किस में डिवाइड किया था? मीडिएट और इमीडिएट, परोक्ष और अपरोक्ष, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ ये भी टर्म भी याद रखना फ्रेंड, परोक्ष किसको है, अपरोक्ष कौन है? परोक्ष मीडिएट और अपरोक्ष में तत्काल यानी इमीडिएट। और ऐसे भी याद रख सकते हो परोक्ष पड़ोसी परोक्ष, है ना। मीडिएट कौन होगा? हमारा पड़ोसी ही होंगे, तो वो परोक्ष परोक्ष और इमीडिएट अपरोक्ष, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, फाइन। अब बात करते हैं, वो तो था हमारा मेन। अब ऑर्डिनरी पर्पस के थ्रू भी के लिए भी नॉलेज बांटा गया दो तरह में, एक प्रमाण और एक नया। और फ्रेंड्स यहाँ से भी PYQ आया हुआ ये नया फिलॉसफी से, जहाँ पे लिखा हुआ था शायदवाद, अनेकांतवाद और नया, लेकिन सबने शायदवाद माना, लेकिन गलत। ये UGC ने नया माना था। क्यों नया माना था? क्योंकि ये भी एक नॉलेज दिया गया है जैनिज्म के द्वारा। और ऑर्डिनरी पर्पस के लिए दो नॉलेज, एक प्रमाण जो कि किसी चीज़ के बारे में जानना, और एक नया किसी चीज़ के रिलेशन के बारे में जानना, जिसको नया कहते हैं, ठीक है। लॉजिक जानना, ठीक है, रिलेशन जानना जो एक्सेप्ट करते हैं जनरल व्यू में। अगर जनरल व्यू की बात करें तो भी वो तीन नॉलेज को मानता है, परसेप्शन, इन्फरेंस और टेस्टिमनी, ठीक है। परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, टेस्टिमनी जिसको कहते हैं। नया का मतलब क्या है? नया का मतलब है कि हमारा अलग अलग विचार, डिफरेंट स्टैंड पॉइंट जो होता है किसी चीज़ के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे से पहले के पहले जनरेशन की बात करें, अगर हम उनको लव मैरिज का नाम ले लें तो वो तो बाप रे घोर पाप है, ये सब क्या, हाय राम हाय दैया, ऐसे करने लगते हैं। वही उससे नेक्स्ट जनरेशन में ले तो उनके लिए घोर पाप नहीं है, बट हाँ पाप है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। लेकिन अभी अगर हमारे जनरेशन की बात करें, हमारा जो जनरेशन आगे आने वाला है या जो भी, उसके लिए बात करें, उसके लिए एक कॉमन चीज़ है, यानी एक चीज़ के लिए, एक पॉइंट के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक स्टैंड पॉइंट के लिए डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स है, डिफरेंट व्यूज़ है, और इसी को बोला जाता है नया, ठीक है। तो जैनिज्म क्या है? नया फिलॉसफी की बात करता है और प्रमाण की बात करता है। हिंदी में भी देख लेते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए ज्ञान को फिर से दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रमना और नाया। नाया उसके प्रमना क्या है? किसी वस्तु का ज्ञान, और नाया क्या है? उसके संबंध में किसी वस्तु का ज्ञान। जैन सामान्य दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, और ये कौन है? अर्थात, धारणा और अनुमान, और गवाही यानी शब्द। नाया का क्या अर्थ है? विचार का एक दृष्टिकोण, जिसे हम किसी चीज़ के बारे में एक वक्तव्य देते हैं, ठीक है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा शायदवाद। ये भी फ्रेंड्स एपिस्टेमोलॉजिकली है। फ्रेंड्स जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, जैनिज्म में हम लोग अनेकांतवाद भी देखते हैं। अनेकांतवाद का अगर हम लोग बात करेंगे तो अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद जब भी देखोगे कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द जैनिज्म, ऐसा करके एक क्वेश्चन आया था जिसमें शायदवाद भी ऑप्शन में था और अनेकांतवाद में भी था। बहुत बच्चे अनेकांतवाद लगा देते हैं और जो इनको पढ़े हुए होंगे वो शायदवाद लगाते हैं। तो जो शायदवाद लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि फ्रेंड जो शायदवाद का कंसेप्ट है वो एपिस्टेमोलॉजी में दिया हुआ है, और जो अनेकांतवाद का कंसेप्ट है वो मेटाफिजिक्स में दिया हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, मैं जब एक्सप्लेन करूँगी। तो शायदवाद, शायद और वाद का मतलब थ्योरी, प्रिंसिपल, व्यू होता है। शायद का मतलब समहाउ, ठीक है, ये है।
और ये जजमेंट्स ले रही है, यानी सबका अपना अपना जजमेंट है तो उस पर बेस्ड है, सबका अपना अपना पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, पार्टिकुलर एस्पेक्ट है, और इसीलिए इसको शायदवाद बोला जाता है। और ये किसी रिलेटेड डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज और जजमेंट, ठीक है। ये किस पे, ये जो है ये 7 फोल्ड फार्मूला पे बेस्ड है। 7 फोल्ड फार्मूला का मतलब है कि सप्त भी इसको बोला जाता है, सप्तभंगी ऐसा कुछ करके नाम है, मुझे अभी ध्यान में नहीं, मैं देखूंगी तभी बोलूँगी, अभी मत लिखना। अब यही समझो शायदवाद या स्यातवाद है ना, जो 7 के नाम से 7 फोल्ड फार्मूला है इसमें, उस 7 फोल्ड फार्मूला के बेसिस पे ही ये शायदवाद आया था, जहाँ बोला गया कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट अफर्म नहीं है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट पॉजिटिव नहीं है, और ना ही कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नेगेटिव नहीं है, यानी कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नेगेटिव नहीं है। इन ईच केस, हर केस में देखा गया तो जैन क्या क्वालिफाई करता है, असर्शन ये बोलता है, एक ये बात लाता है कि कोई भी चीज़ समहाउ और सर्टेन सेंस में है, समहाउ हो सकता है ऐसा है, हो सकता है वैसा है, हो सकता है ये है, हो सकता है वो है, यानी कुछ ना कुछ सर्टेनिटी है या समहाउ है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट पक्का पक्की कंफर्म या पक्का पक्की पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे शायदवाद का कॉन्सेप्ट आया, और ये पूरा हिंदी में है कि जैन विचार यह है कि हमारे सभी सामान्य ज्ञान आवश्यक रूप से आंशिक है, पार्टिकुलर है, हमारे कुछ विशेष दृष्टिकोण और वस्तु के विशेष पहलुओं के बारे में सापेक्ष होते हैं, ठीक है। ज्ञान और निर्णय की सापेक्षता का सिद्धांत शायद कुछ दृष्टिकोण का सापेक्ष है ना, कुछ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, और वादा क्या है, सिद्धांत है। 7 सूत्र के फॉर्मूले के संदर्भ में, 7 सूत्र 7 फोल्ड फॉर्मूला मैंने पहले बोला, उन्होंने अपने विचार का समर्थन किया। ये जो शायदवाद है वो 7 फोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे इसको ला के रखा गया, ठीक है। कोई भी प्रस्ताव पूरी तरह से पुष्टि यानी अफर्म नहीं किया जा सकता और ना ही नकारा जा सकता, नेगेटिव बोला जा सकता है। प्रत्येक मामले में किसी भी तरह का सर्टेन, किसी भी तरह या एज समहाउ एक निश्चित अर्थ के दावे में योग्य बनता है, ठीक है। अब ये जो 7 फोल्ड फार्मूला वो क्या है, तो 7 फोल्ड फार्मूला हमको बोलता है कि समहाउ अ थिंग एग्जिस्ट, हो सकता है कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, समहाउ अ थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समहाउ अ थिंग बोथ एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर भी रहा है, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, समहाउ अ थिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, कोई चीज़ डिस्क्राइब किया भी जा सकता है, कोई चीज़ इनडिस्क्राइबेबल है। समहाउ अ थिंग एग्जिस्ट एंड इज इनडिस्क्राइब, हो सकता है कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इनडिस्क्राइबेबल है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। समहाउ अ थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन वो इनडिस्क्राइबेबल भी नहीं है। और समहाउ अ थिंग बोथ एग्जिस्ट भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, और इनडिस्क्राइबेबल भी नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ को यहाँ रख लो, आपका जो मन है वो रख लो, काऊ रख लो, कोई कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो। जैसे चलो हम बात करते हैं, चलो एलिफेंट के टेल का ही बात कर लेते हैं, जिसको कोई स्नेक, रोप कुछ भी समझ रहा था, तो हो सकता है उसी तरह से समहाउ अ थिंग एग्जिस्ट, समहाउ कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, समहाउ अ थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, समहाउ एलिफेंट टेल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ और एग्जिस्ट कर रहा हो। समहाउ हम लोग एलिफेंट का टेल है, हम उसको रोप और स्नेक समझ रहे हैं ना, तो हो सकता है वो चीज़, अगर मान लेते हैं हम उसको रोप और स्नेक समझ रहे हैं, तो समहाउ अ थिंग बोथ एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, मतलब रोप भी नहीं है और वो स्नेक भी नहीं है, एग्जिस्ट भी है नहीं भी है। समहाउ थिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, अगर हम उसको रोप और स्नेक बोल रहे हैं लेकिन टेल को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, वो रियल में टेल है लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हो सकता है वो चीज़ इनडिस्क्राइबेबल है। समहाउ अ थिंग एग्जिस्ट एंड इज इनडिस्क्राइबेबल, हो सकता है वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इनडिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, जैसे कि रोप एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हम उसको सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, हम एलिफेंट के टेल को रोप बोल रहे हैं, सही डिस्क्रिप्शन थोड़ी है, नहीं ना। उसी तरह से समहाउ अ थिंग डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज इनडिस्क्राइबेबल, समहाउ अ थिंग डज नॉट, जैसे कि स्नेक या रोप कुछ भी है नहीं और हम उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं। समहाउ अ थिंग बोथ एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट भी कर रहा और एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा और इनडिस्क्राइबेबल है, यानी इसी साथ फिर ये याद करने का जरूरत नहीं है, मैंने बस ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए रख दिया है, इसलिए आप लोग के मतलब का नहीं है, बट हाँ कभी कभी क्वेश्चन तो कुछ भी वो दे सकते हैं, तो देख लोगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये सारा शायदवाद इसी बेसिस पे फिक्स्ड है, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स अब एक बार हम लोग सारा कुछ को जल्दी से फटाक से क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जैनिज्म कौन से टाउन से आया है, जिन्ना से आया है। जिन्ना का मतलब क्या है, कॉन्क्वेरर, और ये कॉन्क्वेरर कौन थे, तीर्थंकराज थे। सबसे पहले कौन से थे, ऋषभनाथ, फिर 23वें कौन थे पार्श्वनाथ, और 24वें कौन से थे,